हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम परासरण यानी कि ऑस्मोसिस और परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। परासरण को हम कैसे समझ सकते हैं कि परासरण का मतलब क्या है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा सॉल्वेंट यानी कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, या विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाना, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर जाना। कम सांद्रता वाला सॉल्यूशन क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि जिसमें सॉल्ट कम घुले हुए हैं। तो हम इसको तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कि अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से विलायक के अणुओं, यहां पर हम विलायक का मतलब जल की बात कर रहे हैं, विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाना, या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, या विलायक के अणुओं का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर जाना, जिसकी सांद्रता कम अधिक है उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो तीन तरह से हम कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर जाना, अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाना, और किसकी सहायता से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से यानी कि डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से जाना। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस जो है उसको एबे नॉलेट ने डिस्कवर्ड किया था। उसकी जो खोज थी वो एबे नॉलेट ने की थी, और ट्रॉबे और डुट्रोकॉट ने इसको विस्तार पूर्वक समझाया था, उसकी स्टडी करी थी। जल का कोशिका कला से जाना ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। और ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, एक्सोऑस्मोसिस यानी कि बाह्य परासरण, और एंडोऑस्मोसिस यानी कि आंतरिक परासरण। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब जब सेल से बाहर की तरफ पानी आएगा तब हम उसे बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, और जब जल सेल के अंदर प्रवेश करता है तब हम उसे बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एग्जाम्पल क्या देखते हैं हम कि रेजिन्स यानी कि जो किशमिश होती है और जो ग्रेप्स होता है, जब उसको पानी में रखते हैं तो वो फूल जाती हैं, तो ये एंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम ग्रेप्स को एक सॉल्ट सॉल्यूशन में, यानी कि जो अंगूर है, अंगूर को हम एक नमक के घोल में या चीनी के घोल में रख देते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, तो इसे हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो किसी विलयन में डेवलप होता है। अगर ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, और यहाँ पर ये प्योर वाटर है या प्योर सॉल्वेंट है यानी कि शुद्ध विलायक है, और यहाँ पर शुद्ध विलायक का मतलब जल है, और यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जो जल में बना हुआ एक विलयन है, तो इसके अंदर वाटर इसके कंपैरिजन में कम होगा, सॉल्ट ज़्यादा होंगे। यहाँ पर इसके तुलना में पानी अधिक होगा, जल अधिक होगा, सॉल्ट कम होंगे। तो यहाँ पर ये प्योर वाटर है, या इधर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता तब भी वही बात होती, और ये सॉल्यूशन हो गया यानी कि विलयन हो गया।
जो इसी जल में बना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि विलयन में यानी कि सॉल्यूशन में उत्पन्न होने वाला वह दाब, वह प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वह दाब होता है, वह प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन में डेवलप होता है। कब होता है डेवलप? जब इस विलयन को प्योर वाटर से, प्योर सॉल्वेंट से, शुद्ध विलायक से, शुद्ध जल से सेपरेट किया जाता है, पृथक किया जाता है। किसकी सहायता से? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली की सहायता से। इसे पिफर ने दिया था। तो उन्होंने क्या कहा कि जब एक विलयन को किसी शुद्ध विलायक यानी कि यहां पर जल की बात चल रही है से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है, तो विलयन में उत्पन्न होने वाला जो दाब होता है हम उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, यानी कि परासरण दाब कहते हैं। या हम परासरण दाब की एक डेफिनेशन और कह सकते हैं कि परासरण दाब वो दाब होता है, वो उस दाब के बराबर होता है जो हमें आवश्यक होता है कब? जब ऑस्मोसिस होते सिस्टम में हम उस पर अप्लाई करें, उस पर आरोपित करें, जो ऑस्मोसिस को रोक दे। यानी कि एक ऐसा बाह्य दाब जो ऑस्मोसिस को रोक देता है, परासरण को रोक देता है, उस दाब को हम क्या बोलते हैं? जो उस दाब के बराबर होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, तो उस दाब को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने बाहर से एक प्रेशर लगाया जो ऑस्मोसिस का विरोध कर रहा है। तो जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है तो ऑस्मोसिस होता रहेगा, लेकिन अगर हम उस बाह्य दाब को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो एक स्टेट ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और अब जब वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा। तो उस प्रेशर को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, यानी कि परासरण दाब कहते हैं। प्योर जल का, प्योर वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 0 होता है, लेकिन सॉल्ट डालते ही उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लगता है। जितना ज्यादा सॉल्ट होगा उतना अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब समानुपाती होता है किसके? सॉल्यूट की मात्रा के, विलय की मात्रा के। जितना ज्यादा हम सॉल्ट मिलाएंगे, जितने ज्यादा उसमें सॉल्यूट्स मिलाएंगे, उतने ही अधिक उसका परासरण दाब होता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम वेरिएशन शो करता है, सबसे अधिक विभिन्नताएं प्रदर्शित करता है जितने भी प्रेशर्स होते हैं प्लांट्स में। और ऑस्मोटिक प्रेशर हैरिस के अनुसार ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हाईएस्ट होता है लीव्स में, यानी कि पत्तियों में ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अधिक होता है और रूट में ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सबसे अधिक हेलोफाइट्स में पाया जाता है। हेलोफाइट्स विशेष प्रकार के जीरोफाइट्स होते हैं जो हेलो वर्ड लगाते हैं सॉल्ट के लिए। तो जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं उन पादपों को हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हेलोफाइट्स में होता है, और जो सबसे कम होता है वो होता है हाइड्रोफाइट्स में, यानी कि जलोदभिद पादपों में। तो जलोदभिद में सबसे कम होगा और हेलोफाइट्स में सबसे अधिक होगा। जलोदभिद से अधिक होगा मीजोफाइट्स में, यानी कि समोदभिद में जो सामान्य पादप होते हैं, और उससे अधिक होगा जीरोफाइट्स में, यानी कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुद्भिद जिन्हें बोलते हैं हम, और सबसे अधिक होगा हेलोफाइट्स में। जनरली जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो रात में कम होता है और नून में यानी कि दोपहर में अधिक होता है। और जो प्लांट में सबसे अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है वो पत्तियों की मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है किसी भी सॉल्यूशन को का जो होता है उसे हम ऑस्मोमीटर से नापते हैं। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए एक फार्मूला होता है, वॉन हॉफ फार्मूला बोलते हैं जिनको हम, उस वो होता है OP इजिकल टू, तो OP नापने का जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का जो फार्मूला होता है OP इजिकल टू होता है MRT। MRT में M जो है वो है मोलर कंसंट्रेशन, जो R है वो है गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.82 मोल्स पर मॉलिक्यूल, और T जो होता है वो तापमान होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, यानी कि वो 273 डिग्री होता है। तो यानी कि जो 1 मोल ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इस फार्मूले से वो OP इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1 मोल है 1 × 0.82
मल्टीप्लाइड बाय 273। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल कर आता है वो आता है लगभग 22.4 1 मोल ग्लूकोज का। लेकिन हमें याद क्या रखना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, वो अधिक होता है। जैसे और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है OP इज इक्वल टू MRTI। आई इसमें आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ आयनाइजेशन होता है, यानी कि आयनीकरण का कांस्टेंट होता है। और इसीलिए इस फार्मूले के कारण जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब होता है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा अधिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि 1 m ग्लूकोज और 1 m NaCl, तो जो मोलर कंसंट्रेशन है दोनों की समान है, 1 है। लेकिन चूंकि इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ऑफ आयनाइजेशन होता है, इसीलिए 1 m NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो 1 m ग्लूकोज से सदैव ज़्यादा होता है। तो हमें याद ये रखना है कि हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर समान m है, मोलर कंसंट्रेशन है, तो हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का कम होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा अधिक होता है। वाटर हमेशा लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर के हो जाते हैं। अगर ये दो सॉल्यूशन है, ये भी एक विलियन है और दूसरा भी ये विलियन है, इसमें सॉल्ट कम है फॉर एग्जांपल, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्ट कम होने का मतलब क्या, इधर सॉल्ट कम होने का मतलब है ये हाइपोटोनिक है और ये हाइपरटोनिक है। इसका मतलब हाइपर माने ज़्यादा, तो इसमें सॉल्ट ज़्यादा है और इसमें सॉल्ट कम है इसके कंपैरिजन, क्योंकि ये हमेशा कंपैरिजन था। और सॉल्ट कम का मतलब क्या है, इसमें वाटर अधिक होगा इसके कंपैरिजन में, और यहां पर वाटर कम होगा। तो जितने ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। हमने क्या कहा कि वाटर हमेशा कहां से जाता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर जाता है। यानी कि अब जल कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। जल हमेशा वहीं से वहीं जाता है, हम चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कहें, चाहे वो हम वाटर पोटेंशियल के पद में कहें, जल विभव के पद में कहें, हमेशा, या डीपीडी के पद में कहें, विसरण दाब न्यूनता के पद में कहें, जल हमेशा कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन की ओर जाता है। और कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन का मतलब है उसका ओपी कम होगा, तो कम ओपी से अधिक ओपी की ओर जाएगा। इसी प्रकार से डीपीडी के पद में कहेंगे तब भी सॉल्यूशन यहीं, पानी यहीं से यहीं को जाएगा। वाटर विभव, जल विभव के लिए यानी कि वाटर पोटेंशियल के पद में कहेंगे तब भी जल जैसे इधर जाएगा। लेकिन हर चीज का कहने का तरीका अलग हो जाएगा बस, लेकिन जाएगा पानी हमेशा इधर से इधर ही। अब ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस का जो कार्य है, सबसे पहला जो रूट हेयर्स होते हैं, यानी कि जो मूल रोम होते हैं रूट्स में, तो जल को वो अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो जल से जो एब्जॉर्ब करना होता है, जल जो मृदा से जल एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर, वो ऑस्मोसिस के द्वारा करते हैं, यानी कि परासरण के द्वारा करते हैं। दूसरा, एक सेल से दूसरी सेल में जो जल का परिवहन होता है, जब एक सेल से दूसरी सेल में पानी जा रहा होता है, वो भी ऑस्मोसिस से जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि ये रूट है, रूट में ये रूट हेयर्स है और ये नीचे कॉर्टेक्स, यहां पर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल और फिर अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो जो जल आएगा वो बाहर से यहां अंदर आता है और यहां से फिर ये ऐसे और फिर यहां से ऐसे चल रहा है। अगर तो ऑस्मोसिस के कारण जल कैसे आएगा कि जो बाहर की तरफ जल है वहां पर जल अधिक है और सॉल्ट कम है इसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब यहां पानी ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, तो जल यहां से यहां आ जाएगा। अब जब इसका इसके कंपैरिजन में होगा तो इसमें जल ज्यादा है
सॉल्ट कम है इसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, तो कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों जाएगा। अब माना इससे इसमें जा रहा है तो अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया क्योंकि पानी इसमें अधिक आ गया, सॉल्ट इसमें इसके कंपैरिजन में उतना ही है, अगर बराबर भी है तब भी इसमें पानी ज़्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, तो कम वाली से अधिक की ओर ऐसी इसी प्रकार से आगे तक चलता रहता है। तो एक सेल से दूसरी सेल से भी जल जब जाता है तो वो ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जाता है। तीसरा, जो रंध्रों का खुलना और बंद होना होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो गार्ड सेल की टर्गिडिटी यानी कि स्फीति और फ्लैसिडिटी पर निर्भर करती है, और वो जल के अंदर आने से टर्गिडिटी होती है और जल के बाहर निकलने से फ्लैसिडिटी आती है। तो जल की जो स्फीति यानी कि टर्गिडिटी और फ्लैसिडिटी के कारण ही रंध्रों के खुलने का और बंद होने का जो मैकेनिज्म होती है, प्रक्रिया होती है, वो होती है। तो जल के द्वारा ही या ऑस्मोटिक प्रेशर के या ऑस्मोसिस के द्वारा ही जल जब गार्ड सेल में अंदर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है तब उसमें टर्गिडिटी और फ्लैसिडिटी होती है, जिसके कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं और जल वाष्प जो होती है वो बाहर निकलती है या नहीं निकलती है। चौथा, जो सूखे क्लाइमेट है यानी कि ड्राई क्लाइमेट है और जो कम तापमान है, उसको सहन करने के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका महत्वपूर्ण होता है। जो सूखा क्लाइमेट और कम तापमान के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर उन परिस्थितियों को बर्दाश्त करने में अधिक सक्षम होती है, उसके प्रति प्रतिरोधकता अधिक होती है। इसीलिए जो कम तापमान वाले या ड्राई क्लाइमेट में होते हैं तो जो जीव होते हैं वो अपने अंदर ग्लिसरॉल या कोई अन्य चीज़ अपनी बॉडी में रखते हैं, जिससे उच्च ऑस्मोटिक प्रेशर होने से उन विपरीत परिस्थितियों को आसानी से बर्दाश्त किया जा सकता है, टॉलरेट किया जा सकता है, अर्थात उसके प्रति जीव प्रतिरोधी हो जाता है। पांचवा, जो टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मी का जो पौधा होता है मिमोसा प्यूडिका, उसमें जो लीव्स नीचे मुरझा कर गिर जाती, ड्रॉप डाउन हो जाती, नीचे मुरझा जाती हैं, वो भी टर्गिडिटी पर ही निर्भर करती है। ऑस्मोटिक जो एंट्री होती है या बाहर निकलना होता है पानी, उसके पर निर्भर करती है, पानी के अंदर बाहर जाने के कारण ही ये होता है। और छठा, जो प्लांट्स होता है उसको जो टर्गिडिटी मिलती है, स्फीति मिलती है, वो पानी के कारण मिलती है। जब पानी सेल्स के अंदर आता है, जब वो पर्याप्त मात्रा में होता है तब वो टर्गिड कहलाती है यानी कि स्फीति कहलाती है, और जब वो पानी कम होता है तो वो फ्लैसिड कहलाती है। टर्गिडिटी के कारण जो होते हैं स्टेम, लीव्स, पत्तियां, तने और अन्य ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपनी विशेष शेप मेंटेन रखते हैं, अपना आकार मेंटेन रखते हैं और वो स्थिर रहते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रहते हैं, अपनी स्थिति में रहते हैं और उनको दृढ़ता मिलती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्लांट्स में, कि सबसे पहले तो वो रूट हेयर्स के द्वारा जल के अवशोषण में हेल्प करता है, एक सेल से दूसरे सेल्स में जल का जो परिवहन होता है उसमें हेल्प करता है, रंध्रों का खुलना बंद ना होना होता है जो भी जलों पर निर्भर करता है। और टच मी नॉट प्लांट में यानी कि छुई मी प्लांट में जो मुरझाना होता है लीव्स का, वो भी पादप में पानी के अंदर बाहर जाने पर निर्भर करता है। सूखे और क्लाइमेट में और कम तापमान पर जो उच्च ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो उसको बर्दाश्त करने में हेल्प करता है और प्लांट्स को ये टर्गिडिटी देता है, स्फीति देता है, जिसके कारण उसकी जो प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं उसकी जो विभिन्न वेरियस शेप होती है वो बरकरार रहती है, उसको दृढ़ता मिलती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।